के साथ फरार हो गई। दादी अपने साथ घर में रखे 40,000 रुपए और बहुओं की ज्वेलरी भी साथ ले गई। अब पीड़ित दादा पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, अपनी पत्नी की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये पूरा मामला आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं, जब दादी को हुआ प्यार। प्रेमी संग फरार, 2 पोतों की दादी। जेवर और 40,000 भी लेकर भागी दादी। प्यार एक ऐसा रोग है जो कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो जाता है। ऐसा ही नया मामला यूपी के झांसी से सामने आया, जहां एक दादी को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि वो 35 साल के प्रेमी संग भाग गई। ये अजीबोगरीब प्रेम कहानी मऊरानीपुर थाना इलाके की है। गांव स्यावरी का कांता प्रसाद अपने परिवार संग रहते हैं। घर पर पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं और 2 पोते हैं, मगर इन दिनों वो अपनी पत्नी के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। कांता प्रसाद की पत्नी सुखवती अपने 35 साल के प्रेमी अमर सिंह संग भाग गई है। बहू से बोली कि वो तुम्हारी डिलीवरी की सौदा लेके जा रहे हैं। बहू के पास रखे थे 40,000 रुपये हमारे, तो बहू से पैसा लेके वो बोली के जी मालिक न हती चीज वास्ते जो अखसी हती 40,000 रुपया लेगी, सब वो चीजें 2 बंगल की लेगी। मजदूरी कहते हैं सब। कांता प्रसाद के मुताबिक कांता प्रसाद पत्नी संग एमपी के भिंड में ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। 2.5 साल पहले मजदूरी के दौरान ही उनकी पत्नी सुखवती और प्रेमी अमर सिंह की मुलाकात हुई। पत्नी सुखवती छिपते छिपाते अमर से मिलती रही। कुछ दिनों पहले जब कांता प्रसाद अपने बेटे का इलाज कराने झांसी गए हुए थे, तभी सुखवती ने मौका पाकर घर से गहने और लगभग 40,000 रुपए नकदी लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। अमर कौन है, क्या करता है? अमर यानी हम लोग गए थे गुम्मा पाड़ने, जब से इसकी सेटिंग बैठ गई साथ। कहाँ पे गए थे? जो गए थे हम भिंड मुरैना। हाँ, अच्छा। जब इसे गए, जब इसे निकल लोगों की सेटिंग बैठी और जब इसे बात कर, हमें तो टाइम मिल वहाँ से भाग आए। हाँ, फिर हम भागे आए, फिर इसने तेवी डेला डाला। कितने साल से बात चल रही थी? वो तो कम से कम 2-3 साल हो गया करीब। अब पीड़ित पति ने मऊरानीपुर थाने में तहरीर दी है। पीड़ित पति और परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार सुखवती और आरोपी प्रेमी अमर की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कानपुर में जीआरपी को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जीआरपी ने 1.5 करोड़ के 300 से ज्यादा चोरी हुए खोए हुए मोबाइल बरामद किए। जीआरपी ने इन मोबाइल्स को उनके मालिकों को भी सौंप दिया है। गुम हुए मोबाइल वापस पाकर लोग काफी खुश नजर आए। दिखाते हैं आपको। कानपुर में जीआरपी की सबसे बड़ी बरामदगी। ट्रेनों में चोरी हुए 1.5 करोड़ के फोन किए बरामद। खोए हुए फोन पाकर लोगों ने कहा थैंक यू। यूपी के कानपुर में जीआरपी ने अब तक की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 300 से ज्यादा चोरी और खोए हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये सभी फोन सफर के दौरान यात्रियों से चुराए गए थे। बरामद फोन की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जीआरपी की 10 विशेष टीमों ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और झारखंड के अलग अलग इलाकों से ये फोन जब्त किए हैं। ये जीआरपी कानपुर की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। वहीं गुम हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये मेरे माताजी का मोबाइल है। आज से 6 महीने पहले ट्रेन में खो गया था। मैं ये उम्मीद छोड़ चुका था कि ये दोबारा मोबाइल मिलेगा मुझे। मैंने विश्वास ही छोड़ दिया था, लेकिन जीआरपी पुलिस की टीम ने मोबाइल को ढूंढ निकाला और वो खुशी के आंसू आज मुझे आ गए, क्योंकि सर ने जो वादा किया था आज मुझे ढूंढ के मोबाइल मेरे हाथ में दे रखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, पूरी पुलिस टीम के लिए बहुत खुश हूँ। बता दें कि ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों के मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायतें बढ़ रही थी। इनमें से ज्यादातर फोन चोरों दिल्ली एनसीआर, बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और झारखंड के रांची, धनबाद जैसे क्षेत्रों में बेचे जाते थे। इनमें से कई फोन IMEI नंबर बदलकर या स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बाद बाजार में बेचे जाने की तैयारी थी। पुलिस ने कानपुर सेंट्रल, पनकी और किदवई नगर स्टेशनों के आसपास के चोर नेटवर्क पर नजर रखी। जीआरपी ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर कई महीनों से चल रही निगरानी के बाद ये छापेमारी की।
वहीं जीआरपी की सफलता का श्रेय क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम के सहयोग को दिया जा रहा है। मेरे पीछे ठीक लगी इस फोनों की प्रदर्शनी को देखकर आप ये मत समझिएगा कि जीआरपी पुलिस ने कोई कैंप लगाया है ताकि लोगों को त्योहारों पर मोबाइल दिया जा सके, बल्कि ये जो प्रदर्शनी है ये मोबाइलों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की ये एक भावनाएं जुड़ी हैं जिनके मोबाइल रेलवे में यात्रा के दौरान या तो खो गए हो या किसी ने छीन लिए हो। ऐसे में जीआरपी की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा मोबाइलों को यहाँ बरामद किया है। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की ये मोबाइल बताए जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस की टीम इनके साथ मौजूद है। इनके चेहरे की खुशी, कुछ की भावुकता देखी जा सकती है, क्योंकि फोन सिर्फ एक फोन नहीं, भावनाएं होती हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस अन्य खोए हुए मोबाइल्स को कब और कैसे बरामद करती हुई। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। देश के कई शहरों में कफ सिरप पीने के वजह से बच्चों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा, राजस्थान से भरतपुर, सीकर में भी बच्चों की मौत की खबर है। फिलहाल मौतों का कारण किडनी में इन्फेक्शन बताया जा रहा है। मासूमों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला जारी। शुरुआती जांच के बाद कफ सिरप पर बैन। देश के कई शहरों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा, राजस्थान से भरतपुर, सीकर में भी बच्चों की मौत की खबर है। ऐसी भी खबर है कि सिरप पीते ही बहुत सारे मासूम बच्चे बेहोश भी हो गए। एमपी के छिंदवाड़ा में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां 9 बच्चों की मौत हुई है। छिंदवाड़ा के परासिया और आसपास के इलाकों में बच्चों में सामने आ रहे किडनी इन्फेक्शन के मामलों में जहां एक सिरप को प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने बैन किया है, तो डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, इसकी जांच अभी की जा रही है। मौत का कारण फिलहाल किडनी में इन्फेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन बीमारी की असली वजह का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा। एंटीकोल्ड सिरप लिखा, जो इसमें जो फोटो दिखाई गई है उसमें एंटीकोल्ड सिरप है, जो तो पिछले कई सदियों से लोग वहाँ लिखते हैं, और वही दवाइयाँ जो जिस कंपनी की बात करते हैं वो पिछले 10 सालों से चल रही है, और वही दवाई लिख रहे हैं। इसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं है। वहीं राजस्थान में भी कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरें सामने आई। प्रशासन की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि भरतपुर और सीकर में हुई 2 बच्चों की मौत सिरप पीने से नहीं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को ही डेक्स्ट्रोमेटोरफन दवा नहीं खिलाई गई थी। हालांकि एक बच्चे को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी गई थी। इस बीच एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी दवा ना लें। साथ ही डॉक्टर्स को भी प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी गई है। परिजनों का आरोप है कि सिरप पिलाने के बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अब 2 राज्यों में कफ सिरप की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एमपी और राजस्थान में लगातार सामने आ रहे मामलों ने ग्रामीण और मरीजों में कफ सिरप पीने का डर सताने लगा है। वहीं पीड़ित परिजन अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और इस सिरप की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राजस्थान के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गांजा तस्करी के सरगना बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया, जो कि पूर्व एनएसजी कमांडो है। वो ओडिशा, तेलंगाना से गांजा लाकर राजस्थान में नेटवर्क चला रहा था। देखिए। राजस्थान में पूर्व एनएसजी कमांडो निकला नशा तस्कर। तेलंगाना और ओडिशा तक फैला था नशे का कारोबार। राजस्थान एटीएस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। राजस्थान की एटीएस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक संयुक्त अभियान में गांजा तस्करी के मुख्य सरगना बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया, जो एनएसजी का पूर्व कमांडो रहा है और 26/11 अटैक के समय मुंबई के ताज होटल में चलाए गए ऑपरेशन में शामिल भी रहा है। राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला आरोपी बजरंग ओडिशा और तेलंगाना से गांजा लाकर राजस्थान में अपना नेटवर्क चला रहा था। इस शातिर तस्कर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बजरंग इतना चालाक था कि वो मोबाइल का कम इस्तेमाल करता, बार बार ठिकाने बदलता और किसी स्थानीय पर भरोसा नहीं करता था। हालांकि कई महीनों की कड़ी मेहनत और निगरानी के बाद राजस्थान एटीएस ने फिल्मी अंदाज में उसे धर दबोचा।
उसके पास से 200 किलो गांजे की खेप भी बरामद हुई है। नशे के विरुद्ध महासंग्राम, और यही है एनटीएफ का काम। नशे के सौदागरों, जहर के कारोबारियों और मादक द्रव्यों की तस्करी के स्वयंभू सरगनाओं सरताजों पर कुठाराघात करने, लगातार कहर बरपाने का सिलसिला जारी है एनटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीमों का। और इसी की अगली कड़ी के रूप में लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एटीएस और एनटीएफ की संयुक्त टीमों ने। ऑपरेशन गांजनेय चलाकर उड़ीसा और तेलंगाना से राजस्थान में गांजे की तस्करी के एक मुख्य सरताज बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी फतेहपुर सीकर को बड़े परिश्रम के बाद गिरफ्तार कर सकने में इन टीमों को एक शानदार सफलता अर्जित हुई है। बजरंग सिंह की कहानी चौंकाने वाली है। पढ़ाई छोड़कर वो बीएसएफ में भर्ती हुआ और अपनी पहलवानों जैसी कदकाठी और जुझारूपन के कारण एनएसजी कमांडो बन गया। बजरंग ने 7 साल तक आतंकवाद रोधी अभियानों में हिस्सा लिया और 2008 के 26/11 मुंबई हमले के दौरान ताज होटल ऑपरेशन में वो शामिल भी था। लेकिन 2021 में रिटायरमेंट के बाद वो अपराध की राह पर चल पड़ा। अपराधियों के साथ जुड़कर उसने गांजा तस्करी का रास्ता चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम कपाट बंद होने की तिथि तय हो गई है। इस बार चारधाम यात्रा 25 नवंबर तक चलेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। 3 धाम 23 अक्टूबर तक बंद हो जाएंगे, तो बद्रीनाथ की यात्रा 25 नवंबर तक चलेगी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। तीस अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 25 नवंबर को पूरी हो जाएगी। गुरुवार को विजयदशमी पर बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त तय हो गया, तो इसी के साथ चारों धामों के कपाट बंद होने का दिन और समय तय हो गया है। सबसे आखिर में 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इसके लिए दोपहर 2:56 का मुहूर्त तय किया गया है। 23 अक्टूबर भैया दूज के दिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ के कपाट जहां सुबह 8:30 बजे बंद होंगे, वहीं यमुनोत्री के कपाट दोपहर 12:30 बजे बंद होने हैं। सबसे पहले 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। समय आता है 12:30 पे समस्त श्रद्धालुओं के लिए मां यमुनोत्री धाम में मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा दिए जाएंगे। और उसी के बाद जो है 23 अक्टूबर के बाद मां यमुना जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में आगामी अक्षय तृतीया तक जो है होते रहेंगे। आपदा का असर और डर चारधाम यात्रा में इस बार साफ दिखा, पर बावजूद इसके अब तक करीब 46 लाख श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में करीब 50 दिन बाकी हैं। मंदिर समिति को उम्मीद है कि बचे हुए वक्त में भी यात्री चारधाम पहुंचेंगे। लैंडस्लाइड हुए, क्लाउड ब्लस्ट हुए, उनके कारण जो है कि यात्रा काफी बाधित हुई। लेकिन इस समय पूरी तरह से जो है कि हमारी सरकार, शासन प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन सभी लोगों ने जो है कि रोडों को ठीक प्रकार से, सारी सड़कों का जो है कि ठीक प्रकार हो गई है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। भारी बरसात के बाद फिर एक बार चारधाम यात्रा ने जोर पकड़ा है और उम्मीद यही है कि 25 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक यात्रियों की संख्या 50 लाख पार कर जाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। जंगली जानवरों के आतंक ने उत्तराखंड में बागवानी को चौपट कर दिया है। ऐसे में कीवी का फल काश्तकारों के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आया है। यही वजह है कि पहाड़ों में कीवी का जमकर उत्पात हो रहा है। देखिए। पहाड़ी इलाकों में एक दौर में फलों का उत्पादन जमकर होता था, लेकिन जंगली जानवरों में खासकर बंदरों के आतंक ने फलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। फलों में जंगली जानवरों के हमलों ने सालों से काश्तकारों की कमर तोड़ी है, लेकिन अब विदेशी फल कीवी ने काश्तकारों को नई राह दिखाई है।
और कीवी का जमकर उत्पादन शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि कीवी को जंगली जानवर रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाते। कीवी की अच्छी उत्पादन हुआ है, करीब 50 से 80 किलो का उत्पादन हुआ है। कीवी का उत्पादन जो है इसमें जंगली जानवर और क्या कहते हैं बंदर, लंगूर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और ये मार्केट में भी इसका अच्छा रेट मिल जाता है हमको, 30 रुपये प्रति पीस के हिसाब से यहाँ पर आराम से बिक जाता है। इसके लाभ काफ़ी अच्छे हैं। कीवी का फल मार्केट में काफी महंगा बिकता है। कई गुणों से भरपूर कीवी की डिमांड भी बाजार में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार भी आसानी से मिल रहा है। यही नहीं, किसानों ने कीवी का बड़े स्तर पर भी उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कीवी के लिए जो अच्छा टेम्परेचर रहता है वो आपका अगर हमें किसान के तौर पर समझें तो जहाँ पर ना अच्छे से एप्पल हो पाए और ना जहाँ पर अच्छे से मैंगो हो पाए, तो ऐसी चीज़, ऐसी जगह जो है वो कीवी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है। तो आप जैसे आपका बेजना है, मूली हाट है और इवन आप पिथौरागढ़ और जो मुंशियारी के मधुपुर, बौना, तोमिक। कीवी में विटामिन सी, ई और के प्रचुर मात्रा में मिलने से फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में मिलता है। न्यूजीलैंड का ये फल इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। यही वजह है कि मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पहाड़ के किसान भी कीवी का उत्पादन बढ़ाकर बागवानी को नई दिशा दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।